सीरिया में वापस से सिविल वॉर शुरू हो चुका है। हालांकि वहां पर सिविल वॉर कभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सिचुएशन वापस से टर्मोइल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो असद रजीम है उनके पास जो कुछ इंपॉर्टेंट शहरों का कंट्रोल था, सरकार के पास जो इंपॉर्टेंट शहरों का कंट्रोल था, वो वापस से ऑपोजिशन फोर्सेस के पास जाता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से सिचुएशन वापस से टर्मोइल हो चुकी है। तो सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने इंडियन नेशनल जो कि सीरिया में है उनको तुरंत वार्निंग इशू करी है कि वो जल्द से जल्द सीरिया छोड़ दें। ऐसे सिटीजन, ऐसे इंडियन नेशनल्स जो फ्लाइट पकड़ सकते हैं वो तुरंत फ्लाइट पकड़ें, सीरिया से बाहर निकलें, और ऐसे सिटीजन्स जो फ्लाइट नहीं पकड़ सकते हैं किसी कारणवश, वो सीरिया में अगर रह रहे हैं तो अटमोस्ट प्रिकॉशन के साथ रहें। तो ऐसा क्या हुआ है सीरिया में कि असद रजीम, जिन्होंने काफी सालों से शहरों को पकड़ा हुआ था, इंपॉर्टेंट शहरों को पकड़ा हुआ था, वो वापस से ऑपोजिशन फोर्सेस की तरफ क्यों जा रहे हैं, और ये जो वापस से टर्मोइल स्थिति हुई है सीरिया में, ये कैसे मिडिल ईस्ट की पिक्चर बदल सकती है, ये सारी चीजें आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरह की अपडेट्स आपको चैनल पर मिला करती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लीव एट द अर्लीस्ट इंडियाज एडवाइजरी ओवर ग्रेव सिचुएशन इन सीरिया। ग्रेव सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि अगर ग्रेव टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने ये इशू किया है, ये स्टेटमेंट इशू किया है। इन व्यू ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन सीरिया, इंडियन नेशनल्स आर एडवाइज्ड टू अवॉइड ऑल ट्रैवल टू सीरिया until further notification. Indians currently in Syria are requested to remain in touch with the Indian embassy in Damascus at their emergency helpline number. Helpline number भी दिया है, email ID भी दी है। Those who can are advised to leave by the earliest available commercial flights and others are requested to observe utmost precaution about their safety and restrict their movements to this minimum. तो इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है सीरिया में, क्योंकि वापस से जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट शहर जैसे एलेपो हो गया। अब अगर मैं आपको एलेपो की बात करूं तो एलेपो का कंट्रोल असद रजीम के पास 2016 से था, लेकिन 8 साल बाद जो है अब ये जो कंट्रोल है ये ऑपोजिशन फोर्सेस के पास जाता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से सिचुएशन काफी खराब हो रही है। अगर प्रेजेंटली बात की जाए तो 90 इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो सीरिया में हैं, जिसमें से 14 ऐसे इंडियन नेशनल्स हैं जो डिफरेंट यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं, और इन सबको बोला गया है कि इनको सभी इंडियन नेशनल्स को क्लोज कांटेक्ट बनाकर रखना है जो भी इंडियन एम्बेसी जो दमास्कस में उनसे, सो दैट अगर कुछ भी स्थिति खराब होती है तो वापस से उनको वहां पर रिस्टोर किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। देखिए, सीरिया का सिविल वॉर जो है ना, इसकी कहानी शुरू होती है 2011 से। तो मैंने पूरी डिटेल वीडियो इस पर बनाई हुई है कि कैसे कहानी शुरू हुई, अभी क्या मूवमेंट है, वो सारी चीजें बताई हुई है। इसी चैनल पर है। अगर आप डालेंगे सीरियन रेबल्स रिटर्न टू एलेपो, आपको ये चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगी, तो इसको जरूर से देख लीजिए अगर आपको पूरा डिटेल समझनी है तो। अभी मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि हो क्या रहा है। ये आपको सीरिया दिख रहा है, ये सीरिया का मैप है, इसमें इंपॉर्टेंट शहर है एलेपो। अब अगर मैंने आपको बताया कि एलेपो जो है, इस पर 2016 से जो प्रेसिडेंट है असद, ठीक है, असद जो सीरिया की गवर्नमेंट है, इनका कंट्रोल था। क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट कर रहे थे दो इंपॉर्टेंट शहर। कौन? एक तो रशिया, ठीक है, एक तो रशिया, दूसरा कौन? दूसरा आपका ईरान। लेकिन अभी सिचुएशन रशिया और ईरान में क्या भाई, रशिया के अपने क्राइसिस चल रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, ईरान के अपने इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, एक्सटर्नल क्राइसिस चल रहे हैं। सो इसी वजह से ये जो दोनों देश हैं इनका बहुत ज्यादा फोकस सीरिया पर नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके घर में खुद ही क्राइसिस चल रहा है तो आप दूसरे देशों के क्राइसिस में इन्वॉल्व ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसी वजह से जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं, ठीक है, अब देखिए यहां पर ना डिफरेंट ऑपोजिशन फोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जो रेड कलर का आपको शेड दिख रहा है वो सीरियन गवर्नमेंट है, तो ऑलमोस्ट अभी जो टेरिटरी है वो सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आपको रेड कलर से दिख रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं वो अब एडवांस कर रहे हैं, ठीक है, एडवांस कर रहे हैं। और जो शहर जो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट फोर्सेस के कंट्रोल में थे, उनसे अब वो टेरिटरीज खसक के ऑपोजिशन फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से सिचुएशन काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस का इतना ज्यादा कंट्रोल है ना सीरिया में, इसका मेन रीजन है कि इनको सपोर्ट करते हैं जो आपका असद रजीम है, इनको सपोर्ट करता है रशिया और ईरान। लेकिन रशिया और ईरान अपने ही इंटरनल क्राइसिस में फंसे हुए, इस वजह से ज्यादा फोकस जा नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से अपोजिशन फोर्सेस ने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है जब हम अग्रेसिव ऑफेंसिव अटैक स्टार्ट कर देते हो। तो इसी वजह से पिछले महीने से ये हम देख रहे हैं कि एक रीलॉन्च किया गया है, ठीक है, एक ऑफेंसिव अटैक को रीलॉन्च किया गया है एंड बड़े ब्रूटल तरीके से जितनी भी टेरिटरी सीरिया के पास थी, सीरियन गवर्नमेंट के पास थी, वो वापस से ऑपोजिशन फोर्सेस की तरफ जा रही हैं। हालांकि रशिया और ईरान मदद कर रहे हैं सीरिया की सरकार की, असद रजीम की, लेकिन
लेकिन बहुत ज्यादा मदद नहीं हो पा रही है, जैसे 2022 जब रशिया यूक्रेन वॉर, उससे पहले जैसे मदद होती थी, या ईरान इजराइल क्राइसिस 2023 से पहले मदद हुआ करती थी। तो 2016 से एलेपो शहर आपका असद रजीम के पास था, अब वो खसक गया है। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वापस से जो पोजीशन है सीरियन गवर्नमेंट की, वो वहां पर वीक हो रहे हैं, क्योंकि रेबल्स जो हैं, स्पेशली आपका हयात ताहिर अल शाम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑफेंसिव अटैक लॉन्च किया है, जिसके बाद इन्होंने एलेपो, अभी मैंने आपको मैप पर दिखाया, दिस इज एलेपो, बड़ी इंपॉर्टेंट शहर है एलेपो और दमाकस, दो बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं सीरिया के, एलेपो और हामा का कंट्रोल ले लिया, और ये अभी रुके नहीं, ये एडवांस करते चले जा रहे हैं आगे, और जो टेरिटरीज है उनको भी कैप्चर कर रहे हैं। अब जैसे जैसे टेरिटरीज को कैप्चर करेंगे भाई, वैसे वैसे वॉयलेंस होगा, वैसे वैसे स्थिति और बिगड़ेगी। इसी वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए, उससे पहले जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं उनको रेस्क्यू करके वापस इंडिया लाया जाए, ये इसी वजह से वार्निंग इशू करी गई है। ठीक है, अब देखिए जो सीरियन गवर्नमेंट है ये भी रिटेलिएशन कर रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो असद रजीम है वो बिल्कुल ही सरेंडर हो चुके हैं और अपोजिशन फोर्सेस से हार मार चुके हैं। इनको रशिया और ईरान का सपोर्ट है, लेकिन उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से जो टेरिटरीज है वो खोते चले जा रहे हैं, और जो टेरिटरीज ऑपोजिशन फोर्सेस ने ले ली, ऐसा भी नहीं कि वहां पर फिर सिचुएशन नॉर्मल होगी, वहां पर जो असद रजीम है उनकी जो फोर्सेस हैं, ऑपोजिशन की जो फोर्सेस हैं, वहां पर भी लड़ाई चल रही है, सो दैट जो असद रजीम है वो टेरिटरीज को रिक्लेम कर सके। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करें तो नवंबर से, ठीक है, नवंबर से 2,80,000 जो सिटीजन्स हैं जो सीरिया में रह रहे हैं वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग दी है कि ये नंबर बढ़ के 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख हो सकता है, और 16.7 मिलियन लोग सीरिया में ऐसे हैं जिनको तुरंत ह्यूमैनिटेरियन नीड की जरूरत है, एड की जरूरत है, और 5.5 मिलियन लोग जो हैं, कम से कम 55 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं जब से सिविल वॉर की शुरुआत हुई है सीरिया में, और वो शुरुआत हुई है साल 2011 से। ठीक है, अब जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती तो वॉयलेंस बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर तो ऑलरेडी वहां पर है नहीं, तो किडनैपिंग रिस्क भी बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से इमीडिएट इवैक्यूएशन की प्लानिंग चल रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखिए जो ऑपोजिशन फोर्सेस है सीरिया में, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज वापस से रिक्लेम करी है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी हामा के पास एक हाईवे लगता है, सीरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट हाईवे M5 हाईवे, अगर इस पे कंट्रोल ऑपोजिशन फोर्सेस ने कर लिया तो जितनी भी क्रिटिकल सप्लाई लाइंस है जो कि सीरिया तक पहुंचाई जाती है, इसको डिसरप्ट कर देंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ज्यादा खराब हो जाएगा। और ये एक तरीके का सिग्नल ऑफ रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है कि जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं उन्होंने हार नहीं मानी है, भले ही जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज है अभी वो असद रेजिम के पास है, लेकिन ये जो ऑफेंसिव अटैक रीलॉन्च किया गया, ठीक है, रीलॉन्च किया गया है ऑपोजिशन फोर्सेस के द्वारा, ये एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है कि इन्होंने हार नहीं मानी है, और जब तक असद की रजीम को खत्म नहीं कर देंगे, सारी टेरिटरीज सीरिया की गवर्नमेंट से वापस नहीं ले लेंगे, तब तक ये जो रेजिस्टेंस है ये चलता रहेगा, और ये कहीं ना कहीं जो असद की रजीम है, जो प्रेसिडेंट असद है, उनकी रजीम को वीक करता है, उनको एक मॉरल डिफीट भी देता है। एंड ऐसे समय में जब इनके दो इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क ईरान और रशिया उस तरीके की हेल्प नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जैसे ये किया करते थे, अगर हम 2016-17 की बात करें और हामा की बात करें, एलेपो की बात करें, इन सब टेरिटरीज को कंट्रोल करने के बाद अब इन ऑपोजिशन फोर्सेस का टारगेट है कि कैसे ना कैसे करके दमाकस, जो कि एलेपो के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट शहर है सीरिया का, वो है दमाकस, तो दमाकस को कंट्रोल कर लें, सो दैट जो गवर्नमेंट का स्ट्रांग होल्ड है इसे पूरी तरीके से वीक कर दिया जाए। तो इसी वजह से ये जो लड़ाई चल रही है, पावर टसल चल रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है वो और खराब होगी, जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो और खराब होगी, प्लस जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ये और ज्यादा लगेंगे, सो दैट सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ सके, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो पिक्चर है वो बदल सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसमें टर्की का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, क्योंकि जो ऑपोजिशन फोर्सेस है ना, उसमें जो गवर्नमेंट फोर्सेस है ना, जो असद की रजीम है, प्रेसिडेंट असद की जो रजीम है, उसमें कुर्दिश फोर्स भी हैं, ठीक है, कुर्द फोर्सेस भी हैं। तो कुर्द फोर्सेस जो हैं वो नहीं चाहता है, टर्की नहीं चाहेगा कि वो ज्यादा स्ट्रांग रहे सीरिया में, क्योंकि अगर उनका कंट्रोल नॉर्दर्न सीरिया के पास आ जाएगा तो फिर नॉर्दर्न सीरिया से वो टर्की पर अटैक कर सकते हैं, टर्की की सोवरेनिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो ऑपोजिशन फोर्सेस ने ऑफेंसिव अटैक को रिलॉन्च किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो टर्की का है। तो अगर टर्की की पोजीशन मजबूत हो गई सीरिया में,
तो फिर मिडिल ईस्ट में जो पावर बैलेंस है या जो पावर गेम चल रहा है ना, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो सकता है, पूरी की पूरी कहानी बदल सकती है। इसी वजह से ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सीरियन ऑपोजिशन फोर्सेस है ना, जो सीरिया में आपके जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से जो पोस्टर हैं, जो असद जो अभी सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद और जो उनके लेट फादर हैं हाफिज, उन दोनों की इस तरह की फोटो पर जब कैप्चर कर लिया टेरिटरीज को, तो इस तरीके से खड़े होकर इन्होंने सिग्निफिकेंस, इन्होंने ये दिखाया कि अब जो असद की रजीम है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ये एक तरीके का सिंबल है, ठीक है, सिंबल है। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। अब देखिए ये एलेपो है, मैप पे मैं आपको दिखा दूं, ये एलेपो है। अगर एलेपो पे कंट्रोल आ गया तो नॉर्दर्न सीरिया पे कंट्रोल आ जाएगा। तो अभी तक सीरियन फोर्सेस का कंट्रोल था एलेपो पे, तो इसी वजह से टर्की को लगा कि अगर टर्की का कंट्रोल या जो कुर्द फोर्सेस है, अगर उनका कंट्रोल एलेपो पे रहेगा तो वो फिर टर्की की सोवरेनिटी पर को थ्रेटन कर सकते हैं। तो ये चीज टर्की को बर्दाश्त नहीं है। टर्की को लगा अभी बहुत अच्छी सिचुएशन है, ईरान इजराइल दोनों एंगेज्ड हैं अपने अपने इंटरनल क्राइसिस में, तो लेट्स स्टार्ट और लेट्स रीलॉन्च एन ऑफेंसिव अटैक और सपोर्ट करो ऑपोजिशन फोर्सेस को, सो दैट अगर ऑपोजिशन फोर्सेस का कंट्रोल नॉर्दर्न सीरिया पर आ जाएगा तो टर्की जो है वो कुर्द फोर्सेस को यहीं पर ही सीरिया में ही खत्म कर देंगे। तो अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए टर्की जो है वो ये चाह रहा है कि सीरिया बैटल ग्राउंड बन जाए, सीरिया में ही कुर्द फोर्सेस को असैसिनेट कर दिया जाए, और बाकी सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, सिविल वॉर हो, वायलेंस हो, उससे कोई खास मतलब है नहीं। तो ये पूरी पावर गेम चल रही है सीरिया में, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करूं तो देखिए भारत का सिंपल स्टांस रहा है, भारत का ये स्टांस रहा है कि भाई सीरिया में सोवरेनिटी जो है उसको सपोर्ट किया जाए। न्यूट्रल स्टांस रहा है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि यहां पर डिप्लोमेसी के थ्रू तो बातचीत हो नहीं रही। यहां पर 2011 से स्थिति बिगड़ी हुई, तो भारत का कुछ एज सच इंपॉर्टेंट से नहीं है कि यहां पर डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू जो है चीजें रिजॉल्व हो सके। बट भारत का स्टांस जो है वो ये रहा है कि सोवरेनिटी रिस्टोर हो, डायलॉग बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए, बट डायलॉग में इंटरेस्टेड कहां है कोई सीरिया में। फिर अगर बात करें तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, यूएस जो है वो रेबल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, सैंक्शंस इंपोज किया हुआ है। क्यों यूएस सपोर्ट करता है रेबल्स को? क्योंकि रशिया और ईरान जो है वो असद की रेजिम को सपोर्ट करें, तो ऑब्वियसली बात है यूएस तो असद की रेजिम को सपोर्ट करेगा नहीं। तो पावर गेम चल रहा है, यूएस का अपना इंटरेस्ट है, रशिया का अपना इंटरेस्ट है। यूरोपियन फोर्सेस की बात करें तो इनके जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप पे उसका इंपैक्ट जा रहा है। रेफ्यूजीज, ऑलरेडी रेफ्यूजीज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है यूरोप में, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के अपने क्राइसिस हैं। टर्की का मैंने बता दिया कि इनको कर्दिश फोर्सेस को टारगेट करना है। ईरान का यह है कि इनको असद मिलिट्री को बैक करना है। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, जिसमें जो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था कि वो इस तरीके की क्राइसिस को रिजॉल्व कर सके, इसकी आवाज जो है इन इंपॉर्टेंट देशों के आगे ना कहीं ना कहीं दब जाती है। और ये जो बात कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि सीज फायर करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुका है उससे रिस्टोर करते हैं, ये जो बातें हैं ये सारी बातें पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि ये सभी देशों का अपना अपना इंटरेस्ट है। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है सीरिया में, और इसी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तब तक जो भी इंटरनेशनल्स हैं उनको तुरंत इवैक्यूएट किया जाए। इसी के रिलेटेड जो है इंडियन गवर्नमेंट ने वार्निंग इशू करी है इंडियन नेशनल्स के लिए। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट जरूर से करिएगा। तो इस वीडियो में यही तक, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।